नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता परीक्षा और सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है और ये जो सिलेबस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों के विषय में बात की थी। कुछ इतिहासकार हमने वहाँ देख लिए थे। आज अपने कुछ और इम्पोर्टेंट इतिहासकार के विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला इतिहासकार है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और या यूँ कहा जाए कि इनके बिना तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही अधूरा रह जाता है। दोस्तों, इनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसको इन्होंने क्या कहा, किसकी तुलना किससे की है, ये क्वेश्चन इनकी स्टेटमेंट्स में से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए जहाँ भी शुक्ल जी का नाम दिखाई दे तो वहाँ पर आपको ढंग से और ध्यान से उन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो देखिएगा दोस्तों, शुक्ल की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए हम ये कहेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का विकास सच्चे अर्थों में अगर किसी ने किया तो वो इनके द्वारा किया गया। क्योंकि यहाँ हम देखें, एक तो ये भारतीय भी थे और प्लस में इन्होंने काल विभाजन भी किया। तो जो दो शर्तें अभी तक चल रही थी, या तो कोई भारतीय इतिहासकार नहीं था और भारतीय था तो उन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया था ढंग से। तो पूरी तरह से एक इतिहास के सांचे में डालने का काम एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया तो उस व्यक्ति का नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो ये है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। शब्दों पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें इनकी रचना कौन सी थी, कौन से पुस्तक के माध्यम से इन्होंने ऐसा किया, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल सिंपल सा नाम है दोस्तों। कोई भी पुस्तक अगर इतिहास की लिखी जाएगी तो डेफिनेट उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही होना है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नाम अगर कहीं सबसे पहले मिला था आपको तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ही देखने को मिलता है। और ये कब प्रकाशित हुई तो हम इसका सन मानते हैं 1929। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। 19 है और 29 है, 10 साल है ना। किसी भी तरह से डाटा आपको याद रखना है दोस्तों। तो शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, और उसी के कारण इन्हें सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का विकासकर्ता माना जाता है। अब देखिएगा, इस पुस्तक में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जनवरी 1929 की अगर हम बात करें तो ये पुस्तक जो थी नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। इस पत्र की जो भूमिका थी, पत्रिका की जो भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, यानी उसकी प्रस्तावना के रूप में एक तरह से इसको प्रकाशित किया गया था। ये स्वतंत्र पुस्तक नहीं थी इस समय। सबसे पहले जब इसका प्रकाशन हुआ तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1929 में ही भूमिका के आरंभ में ये जो भूमिका यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर जो इतिहास लिखा गया था उसी के आरंभ में कुछ और जोड़ा गया और उसके अंत में कुछ और जोड़ा गया। दोनों साइड में जोड़ करके एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल की रचना है तो इसका स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ, तो 1929 में ही हुआ। और ये पूछा जाए कि इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ, तो जनवरी 1929 में हुआ और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ, जो कि एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में अपने नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 1940 में जो है इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ, यानी जो भी कमियां रह गई थी उनमें नए एडिशन में जोड़ करके एक नया संशोधित संस्करण जो है वो इस समय प्रकाशित किया गया था। आइए देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बनते हैं। तो पहला तो यही बनता है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल। पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
कब प्रकाशित हुई? 1929 में। सबसे पहले किस रूप में? भूमिका के रूप में। किसकी भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में। तो फिर स्वतंत्र कब छपी थी? 1929 में ही। हुआ क्या? इसके प्रारंभ में और इसके अंत में कुछ जोड़ दिया गया और उसके बाद में इसका स्वतंत्र प्रकाशन किया गया। तो फिर इसका अगला एडिशन कब आया? 1940 के अंदर आएगा। तो उसमें देखिए, जब नया एडिशन निकला है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अपडेट किया गया है। तो एक अपडेटेड जो इसका संस्करण है वो 1940 के अंदर प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो यहाँ से इस पेज से हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम और देख लेते हैं कि इस ग्रंथ का जो आरंभ है वो सिद्धों की वाणियों से होता है। यानी आप इस ग्रंथ को खोलेंगे तो प्रारंभ में आपको सिद्धों की वाणियाँ पढ़ने को मिलती हैं। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने कवियों का चित्रण किया गया है, तो 1000 कवियों के जीवन चित्रण का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। कितने कवि हैं दोस्तों? 1000 कवि है। इसका आरंभ जो होता है वो सिद्ध की वाणियों से होता है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाले कौन थे? यही थे। यानी ये जो ग्रंथ लिखा गया जिसमें 1000 कवियों के जीवन चित्रण को दर्शाया गया है, सिद्धों की वाणियों से ये आरंभ होता है। इसमें काव्य निरूपण जो किया गया, जो हमारा मॉडर्न आधुनिक जो समालोचनात्मक दृष्टिकोण है उसी को अपनाते हुए किया गया है। और इसमें कवियों और लेखकों की शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया, यानी बड़े अच्छे से व्यवस्थित रूप में इनका विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर याद हमें ये रखना है, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें सारी के सारी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि इसमें नंबर 1 तो 1000 कवियों का जीवन चित्रण है, इसमें समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है जो कि आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें कवियों और लेखकों की शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं। इसके जो आधार ग्रंथ हैं वो है मिश्रबिंदु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की है, कवि कौमुदी जो कि रामनरेश त्रिपाठी की है, ब्रज माधुरी सार जो कि वियोगी हरि की है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आधार ग्रंथ कौन से हैं, ये तो संभावना कम है, लेकिन ये पुस्तकें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए कौन सी किसकी लिखी हुई है, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, ये हमें याद करना है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है, ये हमें याद करना है। और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की है, ये हमें अच्छे से याद करना है। थोड़ा इनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1884 में। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1884 में। मृत्यु इनकी होती है 2 फरवरी 1941 में। इनकी प्रमुख रचनाएं केवल एक यही नहीं है, इसके अलावा भी और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की। हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमें याद है, पहला संस्करण 1929 और दूसरा जो था संशोधित वो 1940 में आया। रस मीमांसा ये एक सैद्धांतिक समीक्षा है, इन्हीं की है। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, चिंतामणि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रपंच, ये सारी की सारी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। मैंने दोस्तों क्या कहा है, प्रमुख, इतनी नहीं है और भी आपको मिल जाएंगी। हम इंपॉर्टेंट की बात करें, जिनके लिए रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं उनकी अपने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शायद जन्म मृत्यु तो आपसे न पूछे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी रचना जो है शुक्ल की है या फिर नहीं है। तो इन नामों को आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो कॉपी में इनको बार बार लिखें। लिखोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद में दोस्तों इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है मधुस्रोत। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो है रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा मधुस्रोत। तो उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। संपादन इन्होंने किया एक तो जयसी ग्रंथावली का और एक नागरी प्रचारणी पत्रिका का। इन दो का संपादन इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है दोस्तों, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो काल विभाजन इनके द्वारा किया गया उसमें एक तो है आपका वीरगाथा काल,
जो कि आदिकाल के नाम से जाना गया। दोहरे नामकरण के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने हर काल के 2 नाम रखे हैं। यहाँ पर 2 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो समय ये ध्यान दीजिएगा, ये विक्रमी संवत है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल, और 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत है। उत्तर मध्य काल जिसे हम रीतिकाल भी कहते हैं 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक है। और चौथा है गद्य काल जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं 1900 विक्रमी संवत से लेकर के 1984, या फिर आप इसे अब तक ले सकते हैं। वैसे अब शुक्ल जी लिख नहीं रहे हैं तो इसलिए ये मानना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्ल जी ने कितने काल बांटे, 4 काल बांटे थे इन्होंने। वैसे कहें तो 2 और 3 हो गए। जो दूसरा यानी मध्य काल है, इस मध्य काल के 2 भाग कर दिए, एक तो पूर्व आ गया और एक आ गया उत्तर। एक तो हमारा पूर्व मध्य काल है जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और उत्तर मध्य काल जो है जिसे अपने रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अब हम कहें कि ये हमें याद कैसे रहेगा, तो एक तो विक्रमी संवत को आपको याद रखना है। कोई भी एक सन याद कर लीजिएगा, जैसे 1050 हमने याद किया। और यहाँ पर याद करने का जो आसान तरीका रहता है कि आप इनके सन याद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा गैप कितना है, 325 वर्ष का है ना। तो यही आपको आगे मिलेगा 325 का ही, और फिर आगे आपको 200 साल का गैप मिलेगा। तो यानी 1700 से 1900, ये गैप के द्वारा ही आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। कोई भी एक सन आपको याद हो, 4 चीज़ें हैं तो वहाँ पर कितने कितने साल का गैप हो, गैप आपको अच्छे से याद रह जाता। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इन्होंने आधुनिक काल के 3 भेद किए हैं। ये जो आधुनिक काल है इसके इन्होंने 3 भेद किए, प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें याद रखना है, शुक्ल के द्वारा काल विभाजन जो किया गया दोहरा है और 4 भागों में इसको बांटा गया है। इन्होंने मध्य काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्य काल, यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व मध्य काल, और दूसरा है उत्तर मध्य काल। और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया है और उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा गया है। वीरगाथा काल प्रारंभिक काल है, आदिक काल कहते हैं। आधुनिक काल का 2 नाम है, एक गद्य काल है और एक आधुनिक काल है। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है और विक्रमी संवत के रूप में हम इन्हें देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल यानी कि जो आदि काल का जो नाम है, यहाँ पर वापस देखिएगा, ये आदिकाल का जो नाम है यहाँ पर वीरगाथा काल नाम आता है। तो यही हम देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल ये जो नाम रखा उसके लिए 12 ग्रंथों का सहारा लिया, यानी 12 ग्रंथ इन्होंने काम में लिए। ये 12 ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर हम केवल इनके नाम देखेंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इनके नाम लिखें और इनके रचयिता के नाम लिखें और वो अच्छे से याद करिएगा। विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्ति लता कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली और जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ। ये 12 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से शायद ऐसा प्रश्न तो न पूछे कि कौन सा इन 12 में शामिल है या नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका रचयिता कौन है, जैसे कीर्ति लता किसकी है। ये आपका एक होमवर्क है दोस्तों छोटा सा। बाकी मैं आगे बताऊंगा भी, इनको सब कुछ करवा के जाऊंगा आपको दोस्तों, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे वो सारे के सारे अपने मैटर में से होंगे। कोई 1-2 हो सकता है, लेकिन वो अगर नहीं आएगा तो फिर वो किसी का नहीं आएगा, है ना। आप इतना मान के चलिएगा भी आप कितना डीपली पढ़ोगे। सभी चीज़ों का सार मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और बड़े अच्छे ढंग से हम एक एक चीज़ को कर रहे हैं। आप इतना भी याद कर लेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये 12 रचनाएँ हैं और इन 12 रचनाओं की चीज़ें हमें याद करनी है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, याद करना है, लेकिन याद करने का एक ही फार्मूला है, बार 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 क्या, बार बार आपको दोहराना है। लिखें, याद करें, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। बार बार दोहराते रहें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पेपर से पहले आप इनको देखेंगे तो याद रह जाएगा, बिल्कुल भी ऐसे वहम में मत रहिएगा। आपको एक एक चीज़, क्योंकि प्रश्न आजकल इस तरह से पूछे जाते हैं, कौन सी रचना पहले की है, कौन सी रचना बाद की है।
तो पेपर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज़ को अच्छे से, एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ आगे हम बात करते हैं, अगले हमारे जो इतिहासकार आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल के समान ही इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भी बहुत सी रचनाएं लिखी, बहुत से नामकरण किए, बहुत से स्टेटमेंट दिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें, इनका जन्म 1907, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन साहब, इनका जन्म जो है वो एक ही साल में है, 1907 में ही है। तो जिनके जन्म आपको साथ में मिले तो वो उनको याद कर लिया करो। ये इनके जन्म का जो वर्ष है वो आपसे पूछा जाता है बहुत बार। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छपरा बलिया उत्तर प्रदेश से है। जैसे मैं तो इसको इस प्रकार से याद रखता हूँ, महा हजारी बच्चन, ये साथ साथ रहते थे, मतलब 1907 में इनका जन्म हुआ था। कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा, वो आपकी है, आपको याद होनी चाहिए। इनकी मृत्यु हुई थी 1979। ये बहुत कम पूछा जाता है, इसके पूछने की संभावना कम है, जन्म आपसे मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। इसके बाद में दोस्तों इनकी रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1950 की है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 की है। तो ये सारी की सारी 3 रचनाएं हमें देखने को मिल रही है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। और मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ पर 3 है वहाँ क्वेश्चन है, चौथी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनाने आसान हो जाते हैं। अब वो चौथा ऑप्शन डाल दें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको इनको पहचानना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जहाँ 3 नाम है वहाँ मोस्ट ऑफ आप इस चीज़ को याद किया कीजिएगा। आरपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं वो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और दोस्तों वैसे भी आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको विद्वान बनना है तो आपको 2 रास्ते अपनाने होते हैं। या तो आप कोई नया इनोवेशन कीजिए, या पहले वाले की बुराई शुरू कर दीजिए, आलोचना शुरू कर दीजिए। दूसरा ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपना भी लेते हैं। तो आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, लेकिन हिंदी में आलोचना का अर्थ जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आलोचना हम अपने गुण दोष दोनों की बात करते हैं। जनरल लैंग्वेज में अपने आलोचना यानी कि सिर्फ बुराई के रूप में, नेगेटिव वर्ड्स के रूप में लेते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब है गुण और दोष दोनों की चर्चा करना और किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना। अब इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा। ये क्वेश्चन बन गया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ देखिएगा। और जब भी पढ़े ना, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, कम से कम आप ये चीज़ ध्यान में रखिए पढ़ते समय कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बना ना, क्वेश्चन 1 जन्म कब हुआ, क्वेश्चन 2 इनमें से कौन सी रचना है या नहीं है, क्वेश्चन 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हम कहें कि शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक कौन थे, और क्वेश्चन नंबर 4 कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है। जब आप पढ़ें तो क्वेश्चनिंग फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कभी आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। इन्होंने वीरगाथा काल के बजाय क्या कहा, आदिकाल कहा। ये भी क्वेश्चन हो गया इस पेज का पहला क्वेश्चन। इन्होंने संपादन किया नागरी प्रचारणी पत्रिका का। उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, पद्म भूषण से सम्मानित भी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कोई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हमारे नहीं बनते हैं, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया बनता है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से याद करना है। हाँ, और फिर दोहरा देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कन्फ्यूजन होता है। तो इन चीज़ों को जब दोनों नाम एक साथ आएँ तो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, तब आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी तक आपने एक ही पढ़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आएगा तो फिर दिक्कतें पैदा होती हैं दोस्तों। इन्हें 1962 में बंग साहित्य अकादमी का टैगोर सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
तो यहाँ पर अगर कोई साहित्य अकादमी से क्वेश्चन बनता है तो एक ही बन सकता है कि निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तब वो 3 नाम और 1 नाम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये शायद ये पूछे कि कब मिला था, तो ये नहीं आता है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन देख लेते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी है, ये ईस्वी सन में बात कर रहे हैं अपने। भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, ये 4 काल के अंदर इन्होंने बांटने का कार्य किया। कितने काल में बांटा? 4 में। काल विभाजन हमारे सिलेबस में तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, किसी के काल विभाजन से पूछे आपको अच्छे से याद करके इसको करना होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, 400 साल है, फिर 200 साल है, फिर 200 साल है, फिर आप उसमें 200 साल जोड़ दीजिएगा, फिर आराम से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम भी जब पढ़ते हैं ना, तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम इसी को पढ़ते हैं। तो आप याद रखिएगा, आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप जो पढ़ेंगे वो यही क्रम होगा। सबसे पहले आप आदिकाल पढ़ेंगे, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल, और आधुनिक काल के जो भी भेद हैं वो तो बाद की बात आती है आपकी, है ना। ये तीनों ही काल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन आधुनिक काल से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या भी वही है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं याद रखने के लिए आपको ना। चलिए, उनका भी समाधान होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तकें आप पढ़ते होंगे, और जब भी आप किसी से पूछते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो आपको बता दी जाती है डॉक्टर नगेंद्र, जो आपकी ग्रेजुएशन में लगती थी, जिसको आप पढ़ा करते थे। हमने भी पढ़ी, सब ने पढ़ी है। लेकिन क्या कंपटीशन के लिए वो इतनी उपयोगी है या नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि केवल आप शुक्ल को पढ़ करके शुक्ल का व्यू पढ़ेंगे, नगेंद्र को पढ़ करके केवल उनकी विचारधारा को पढ़ेंगे। हमें तो एक ऐसा संग्रह चाहिए जिसमें सब हों, जिसमें सारे कलाकार आ जाएं दोस्तों। हमें तो वही पढ़ना होगा, है ना। एवेंजर्स चाहिए हमें, है ना। हमें तो एवेंजर्स बनानी है ताकि उसमें सारे सुपर हीरो आ जाएं, और उन सब ने जो स्टेटमेंट दी, उन सब की जो मुख्य बातें हैं वो आ जाए, जो आपके सामने रखी जा रही। तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, जो आपको मैटर दिया जा रहा है वो बेस्ट मैटर है दोस्तों। और इतना विश्वास कीजिए, आप किसी भी संस्था के साथ में मिला करके देख लीजिएगा, आपको टॉप क्वालिटी का मैटर दिया जा रहा है, जहाँ से आपसे प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। साथ साथ में आपको प्रश्न भी बताता रहता हूँ। तो डॉक्टर नगेंद्र जो थे, इनका जन्म हुआ था 1915 में, जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो इस तरह से जहाँ भी आपको कुछ सन एक साथ मिले तो आप उनको जोड़ लिया कीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र तो दुनिया में आए थे जब महात्मा गांधी भारत में आए थे। इनकी मृत्यु हुई 27 अक्टूबर 1999 की। अब मुझे नहीं लगता कि कभी आप इस सन को भूल जाओगे ना। आधुनिक इतिहासकार हैं, 1999 तो हमारे आसपास का समय है, तो हमें याद रह जाता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको देखना है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से ये भी पूछ लेता है कितने भाग हैं, इसके 10 भाग हैं। 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरी इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरी है रीति काव्य की भूमिका। और मैंने फिर कहा यहाँ क्वेश्चन है, क्यों है? क्योंकि 3 हैं, और चौथा वो कोई सा भी दे दे और आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। तो तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी भी है। रीति काव्य की भूमिका इन्होंने लिखी। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। ये अलग सा नाम है तो याद रह भी जाता है। 10 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। अब इनका काल विभाजन देख लेते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इन्होंने जो है कुछ भागों में बांटने की कोशिश की है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आदिकाल की हम बात करें, 7वीं शताब्दी के मध्य से शुरू करते हैं, 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं, 700 साल। भक्तिकाल की बात करें तो 14वीं शताब्दी के मध्य से शुरू करते हैं, 17वीं शताब्दी के मध्य तक हम इसका टाइम मानते हैं। रीतिकाल ये 1700 से 1900 के बीच में ही मिलेगा आपको। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी कोई ज़्यादा समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ये जो है ना, आदिकाल प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये एक बड़ी समस्या है। कहाँ से हम शुरू माने? आदिकाल पढ़ेंगे तो हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ कहाँ से माने। ये भी एक बड़ी समस्या तो इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ये आपको लगभग आपने अभी तक देख लिया होगा, 1700 से 1900 के बीच का ही समय मिलता है। आधुनिक काल की बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, इन्होंने इसको
कुछ भागों में बांटा, जिसमें पुनर्जागरण काल हम इसको इसी रूप में पढ़ते भी हैं। आधुनिक काल को जब पढ़ेंगे हमें ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं, हम इसी रूप में इनको पढ़ते हैं। भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक, जागरण सुधार काल जो द्विवेदी काल है 1900 से लेकर के 1918 तक, छायावाद है 1918 से 1938। यहाँ आपको सन में थोड़ी बहुत दिक्कत मिल सकती है, लेकिन वहाँ घबराना नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके जाऊँगा। जहाँ जैसा प्रश्न बनता है सब, जब हम आदिकाल के बाद में भक्ति पढ़ेंगे, रीति पढ़ेंगे, जागरण सुधार तक पहुँचेंगे, तब तक बहुत समय हो चुका होगा ना, तब तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। छायावाद काल 1918 से 1938, और छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद का समय जो है, प्रगति प्रयोग 1938 से 1953, और नवलेखन है 1953 से अब तक। इसके बाद में नई कविता और बहुत सारे नाम आते हैं जिनको हम आधुनिक काल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है, रामचंद्र शुक्ल थे या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। जन्म हुआ 1905। एक तो ये याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र से पहले हो गया इनका जन्म, यानी उनसे बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, है ना, बड़े हैं तो पहले होगा। और दूसरा आपको याद होगा बंग भंग, यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 1905 में हुआ। रामकुमार वर्मा का जब धरती पे आए तो बंगाल का विभाजन हुआ था। किसी भी तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। जब डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ तो महात्मा गांधी भारत में आए थे, है ना। तो ये इस प्रकार से जहाँ पर आपको सन अच्छे मिले किसी न किसी चीज़ के साथ में जोड़ दीजिए। इसके बाद में 1907 है महाहजारी बच्चन, है ना। तो इस तरह से 2 साल बाद में महाहजारी बच्चन आ गए जो साथ साथ रहे। 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो ये आपको याद करना है, इस तरह से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं। 1990 के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई। रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसके अलावा अन्य जो इनकी कृतियाँ हैं, अंजलि है, हिमहास है, निशित है, जौहर है, चित्तौड़ की चिंता है, आकाशगंगा, रूपराशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार इनकी रचनाओं को लिखें हाथ से, फिर बार बार इनको दोहराएं तो चीज़ें याद रह जाएंगी। इन्होंने अपनी पहली कविता केवल 17 वर्ष की आयु में लिख दी थी। जब आप 12वीं में पढ़ते हैं तो उस समय तक तो इन्होंने कविता लिख दी थी जो देश सेवा के नाम से लिखी थी। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुणी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्यसारा को सूफी काव्य कहा था। ये हम भक्ति काल पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो निर्गुण शाखा थी, जो भक्ति है, जो भक्ति काल है, हमने उसको 2 भागों में हम इसको बांट सकते थे। एक तो था निर्गुण और एक था सगुण। तो निर्गुण जो था उसमें अपने लें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कह दिया और प्रेमाश्रयी को जो है वो सूफी काव्य कह दिया दोस्तों। तो ये जो नामकरण है इनके द्वारा किया गया था। और यहाँ जो इनके साथ में दिक्कत रही, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री इन्होंने समेट ली और इसी कारण अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू जो थे उसी को हिंदी का पहला कवि भी मान बैठे। अब ये हिंदी का पहले कवि नहीं है, स्वयंभू हिंदी के पहले कवि नहीं है, क्योंकि ये अपभ्रंश के हैं। अब ये भी समस्या रहेगी कि अपभ्रंश वाले को कवि माने या न माने। इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल, इन्होंने शुक्ल ने जो वीरगाथा काल कहा था उसको चारण काल और उसके पूर्व के काल को संधि काल कहा। अभी इनका काल विभाजन देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। संधि काल के अंदर अपभ्रंश भाषा की जो रचनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। ये देखिएगा, काल विभाजन हमने क्या पढ़ा, संधि काल, है ना। इसके बाद में ही था 1050 के बाद में था जो वीरगाथा काल था। तो उससे पहले इन्होंने एक काल और बढ़ा दिया, संधि काल, और इसमें जो रचनाएं थी वो कौन सी थी, वो अपभ्रंश की रचनाएं शामिल की गई थी दोस्तों। यहाँ हमने पढ़ा भी है इसको। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरा आया चारण काल, वीरगाथा काल है। ये देखिएगा 1375 तक का वही काल है, बाकी चीज़ें आपको वही सेम मिलती जाएगी। उसके बाद में दोस्तों रीतिकाल की अगर हम बात करें तो 1700 से लेकर के विक्रमी संवत एक बीच का रह गया है ना, उसको भी आगे करवा देंगे अपने। चौथा जो है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है वो विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक का काल रह गया दोस्तों। तो एक जो काल है वो यहाँ पर आपको कुछ वर्ष मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। 1375 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम है ना, 1375 से 1700 तक का विक्रमी संवत का जो टाइम है इसे कहा जाएगा भक्ति काल।
तो ये काल बीच में रह जाता है हमारा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ जो आगे हमें याद करना है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। सारे काल विभाजन की चर्चा हमने अच्छे से कर ली है। सारे कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे साहित्यकार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में अभी तक हमने चर्चा की है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। काल विभाजन जो है, इन्होंने जो काल विभाजन किया वो आपको देखने को मिलेगा संधि काल एवं चारण काल। ये जो पहला है ना, संधि काल और चारण काल, इसको एक के अंदर आप दो भाग मान सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं संधि काल और चारण काल। और इसी के जो हैं आप दो भाग माने, एक तो आ गया संधि काल और दूसरा आ गया चारण काल। चारण काल। और यहाँ पर दूसरा जो काल आया आपका भक्ति काल, तीसरा जो काल आया आपका रीति काल और चौथा जो काल आया आपका आधुनिक काल। काल इनके 4 ही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है सारी की सारी चीज़ें कि सबसे पहले ये दोनों जो हैं वो एक ही काल हैं और ये तीसरा ही है। ये एक ही काल के 2 भाग हैं। और यहाँ पर जो आपका दूसरा काल है, दूसरा काल भक्ति काल है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भक्ति काल है और फिर आपका रीति काल है और फिर आधुनिक काल है दोस्तों। तो ये जो विभाजन किया गया है, ये जो विभाजन किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है हमारे लिए। इनको अच्छे से पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। करंट अफेयर्स PDF टेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर राकेश सर अतुल्य RS के नाम से मिल जाएगी, या फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लासेस की आपको वहीं से मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।